गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया। बच्चों, आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह उपस्थित होता है उसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह क्या होता है? COOH फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्रियात्मक समूह COOH को कार्बोक्सिलिक समूह या सामान्यतः कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। आप ये देखिए किस तरह से लिखते हैं कार्बोक्सिलिक समूह को हम इस तरह से C डबल बॉन्ड OH। और कार्बोक्सिलिक समूह में हाइड्रोक्सिलिक समूह सीधे कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि आपका जो CO ग्रुप है वो किससे जुड़ा हुआ है? OH से जुड़ा हुआ है और उससे मिलके हमें कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलता है। यानी कि दो क्रियात्मक समूह से मिलकर हमारा एक क्रियात्मक समूह बन रहा है। अब यदि हम इनका क्लासिफिकेशन देखें तो जितने भी हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं उनको संख्या के आधार पर हम कितने उसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके आधार पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट आता है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि जिसमें एक ही COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम उसे कहते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि यहाँ पर देखिए एसिटिक एसिड हो गया, प्रोपेनोइक एसिड हो गया। इसी तरह से यदि दो कार्बोक्सिलिक समूह एक साथ उपस्थित हो तो हम उसे बोलेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये है हमारा, देखिए आप एग्जांपल ऑक्सैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मेलोनिक एसिड, ये इस तरह के एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से बच्चों आता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, यानी कि हमारा जो ग्रुप है उसमें 3 कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होंगे तो हम उसे बोलेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि सिट्रिक एसिड। यदि बच्चों इनका नॉमेनक्लेचर देखें, नामकरण की पद्धति हम देखें तो पहली है इसकी कॉमन सिस्टम है, यानी सामान्य नाम पद्धति है। जनरली जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसमें 6 या इससे कम कार्बन परमाणु होते हैं उनको हम सामान्य नाम से ही जानते हैं। और इनको उनकी प्राप्ति के जो है, जैसे जो जिस चीज़ से मिलता है हम उसी के आधार पर उसका नामकरण कर देते हैं। और सेकंड पॉइंट है उसका बच्चों कि सामान्य पद्धति में प्रतिस्थापी की स्थिति को ग्रीक शब्द यानी अल्फा बीटा गामा से प्रदर्शित करते हैं और कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन को नामांकित नहीं करते हैं, परंतु उसके पास वाले कार्बन को अल्फा तथा इसके आगे वाले श्रृंखला वाले कार्बन को बीटा गामा इत्यादि से अंकित करते हैं। तो बच्चों नीचे एग्जाम्पल में आप देखिए कि यहाँ पर हमने जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके पास वाला कार्बन अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा। इसी तरह से नीचे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, ये COH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये वाला अल्फा बीटा गामा डेल ईटा, यानी ये हो गया गामा क्लोरो कार्बोनिक एसिड। इसी तरह से आप इसको देखिए अल्फा बीटा गामा और डेल, बीटा पे हमारा Br प्रेजेंट है तो हो गया बीटा ब्रोमो वैलेरिक अम्ल। यदि हम उनको उनके सामान्य नाम से देखें तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए कि कुछ इस टेबल के अंदर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। यहाँ आप देखिए कि सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है फॉर्मिक एसिड का, जो हमें किससे मिलता है? चींटियों से। इसी तरह से एसिटिक एसिड हमें सिरके में मिलता है। प्रोपेनोइक अम्ल बच्चों हमारे प्रोपन यानी वसा से हमें मिलता है। और ब्यूटरिक अम्ल हमें जनरली मक्खन में मिलता है। वैलेरिक अम्ल हमें पौधों की जड़ों से, वैलेरिक पौधा होता है उसकी जड़ से हमें प्राप्त होता है। जबकि केप्रोइक अम्ल जो है कैपर दूध यानी बकरी के दूध की जो गंध होती है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। अब लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो नॉमेनक्लेचर है, नामकरण पद्धति है, वो है IUPAC सिस्टम है। तो इस पद्धति के अनुसार एल्किल कार्बोक्सिलिक अम्लों का नाम एल्केनोइक अम्ल दिया गया है, अर्थात संगत एल्केन के अंग्रेजी नाम के अंत का ई हटाकर हम इसमें ओइक अम्ल जोड़ देते हैं। यानी ये एल्केन है, एल्केन में माइनस ई हटा दिया यहाँ से और ओइक लगा दिया तो ये हो गया एल्केनोइक एसिड। यानी कि ये एग्जाम्पल हुआ बीटेनोइक एसिड, ये हुआ आपका प्रोपेनोइक एसिड। सेकंड पॉइंट है बच्चों की इन यौगिकों में COOH समूह कार्बन परमाणु की श्रृंखला में सदैव एक सिरे पर उपस्थित होता है। अतः इन यौगिकों में कार्बन परमाणु की श्रृंखला में COOH समूह से संबंधित कार्बन परमाणु की संख्या हमेशा 1 दी जाती है। इन यौगिकों के लिए IUPAC नाम लिखते समय इस संख्या को प्रदर्शित करना आवश्यक नहीं होता है। यानी चूंकि चेन वहीं से प्रारंभ होती है जहां से COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम कभी भी इसके नाम के आगे 1, 2 या 3 हम नहीं
लगाते हैं। अम्ल की कार्बन श्रृंखला पर उपस्थित प्रतिस्थापी की स्थिति की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए IUPAC नाम से पहले रखकर हम डैश लगा देते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है 1, नंबरिंग करिए 1 2 3, 3 पोजीशन पर यहाँ पर हमें Br प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो पेंटेनोइक एसिड, क्योंकि 5 कार्बन एटम है। इसी तरह से आप ये वाला एग्जाम्पल देखिए 1 2 3 4 5, 5 पोजीशन पे यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हो गया 5 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड हो गया। इसी तरह से आप ये सेकंड देखिए, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है सेकंड पोजीशन पे, तो ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, जिसे हम लैक्टिक एसिड भी कहते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर ये देखिए कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है सेकंड पोजीशन पे, तो ये हो गया 2 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड, इसे हम कहते हैं, जिसका कॉमन नाम है पाइरुविक अम्ल। अब बच्चों ये तो बात हुई, यदि कोई डबल बॉन्ड श्रृंखला के अंदर प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इनोइक अम्ल या अनोइक अम्ल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कि हम कैसे लिखेंगे बेटा, जैसे क्रोटोनोइक एसिड दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए COH है, उसके बाद में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका नामकरण हमने करा है 2-ब्यूटेनोइक अम्ल। अब इसी तरह से यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको कहा है प्रोपाइनोइक अम्ल। इसी तरह से बच्चों फोर्थ पॉइंट आप ये देखिए कि यदि जब 2 कार्बोक्सिल समूह उपस्थित हो तो संगत एल्केन के नाम के पीछे से डाइकोइक एसिड हम जोड़ देते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है सक्सिनिक एसिड का, हमने यहाँ पर लिया है, तो आप यहाँ पर देखिए इसको क्या करा अपन ने, कितने कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसे हमने कहा ब्यूटेन डाइओइक अम्ल, या डाई मतलब हो गया इसमें 2 COH ग्रुप प्रेजेंट है। इसी तरह से बच्चों एडिपिक एसिड है, इसका नामकरण हमने किस तरह से किया, हेक्सेन डाइकोइक अम्ल। अब जब कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह यदि किसी बेंजीन रिंग पर या चक्रीय समूह पर उपस्थित हो तो हम अनुलग के रूप में उसको काम में लेते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी बाद में हमने इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल जोड़ दिया। इसी तरह 5 मेंबर रिंग है, इसमें लिखा हमने 3 मेथिल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब आपका यदि कोई एरोमेटिक सिस्टम है, तो यदि उसमें कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा है, तो बच्चों यहाँ पर ये देखिए ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन आप लोगों को पता ही है। अब इसका सिंपल सा नाम देखिए, हम इसका नाम करेंगे मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। जनरली ये बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव माना जाता है। इसी तरह से आगे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और एग्जाम्पल दिया गया है, ये है 2,4 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है मेटाटालुइक एसिड। अब बच्चों बात आती है स्ट्रक्चर और बंध की, कि इसमें किस तरह का बंध हमें बॉन्डिंग हमें दिखाई देती है। तो जनरली जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह 2 क्रियात्मक समूह से मिलकर बना है। पहला क्रियात्मक समूह है आपका कार्बोनिल ग्रुप, दूसरा आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और कार्बोक्सिलिक समूह का कार्बोनिल कार्बन जो है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अतः तीनों sp2 संकरित कक्षकों का उपयोग इनके 3 सिग्मा बंध बनाने में किया जाता है। तो एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो कार्बोनाइल ऑक्सीजन यानी sp2 ओवरलैपिंग से बनता है। एक सिग्मा बॉन्ड हमारा sp2 ओवरलैपिंग से बनता है अल्फा कार्बन से, और एक हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल समूह के sp2 कार्बन के ओवरलैपिंग से। तो इस प्रकार कार्बन के sp2 संकरित कक्षक एक ही तल में स्थित होते हैं। इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बोनिल कार्बन से जुड़े तीनों कार्बन परमाणु लगभग 120 डिग्री कोण पर एक ही तल में होते हैं। यानी कि आप यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, आप पूरे स्ट्रक्चर से इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइज है दोनों ऑर्बिटल, यहाँ पे ये s ऑर्बिटल से ओवर करा है, यहाँ पे sp2 ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर है जिससे डबल बॉन्डिंग हुई है। तो ये पूरा इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है। अब यदि हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखिए कि जो कार्बोनिल ऑक्सीजन परमाणु भी sp2 संकरित होता है, इसमें 3 संकरित कक्षकों में से एक sp2 संकरित होता है। एक sp2 संकरित कक्षक कार्बोनिल कार्बन के sp2 संकरित कक्षक से अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाएगा, और शेष दोनों sp2 संकरित कक्षकों में प्रत्येक में एक आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ये कौन सा आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है, आप यहाँ पर ये देखिए, जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है उनका स्ट्रक्चर इस तरह से है। अब यदि हम इनकी बात करें CO बॉन्ड की, तो हाइड्रोक्सिल समूह का ऑक्सीजन भी sp2 संकरित होता है। बच्चों पर डायग्राम देखिए कि ये जो दोनों p ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, आपस में ओवरलैपिंग करके
क्या बना रहे हैं, हमारे पाई बॉन्ड बना रहे हैं CO ग्रुप का। तो इस तरह से पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होगा। अब यहाँ पर इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। यहाँ देखिए कि जो कार्बोनिल कार्बन पर उपस्थित असंकरित जो पी कक्षक हैं, कार्बोनिल ऑक्सीजन के असंकरित पी कक्षक से, पी कक्षक के साथ हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन के पी कक्षक से भी समपार्श्विक अतिव्यापन करते हैं और इस प्रकार तीनों असंकरित पी कक्षकों के समपार्श्विक अतिव्यापन से एक 4 इलेक्ट्रॉन युक्त त्रिकेंद्रीय, ये आप देखिए त्रिकेंद्रीय पाई आणविक कक्षक का निर्माण होता है। अतः 4 इलेक्ट्रॉन 3 परमाणु का विस्थानीकरण हो जाता है और इलेक्ट्रॉन घनत्व का आधिक्य ऑक्सीजन परमाणु की तरफ ज्यादा होता है। तो इस प्रकार हाइड्रोक्सिल समूह के ऑक्सीजन पर उपस्थित आबंधी इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बोनिल समूह के पाई तंत्र के साथ कक्षक अतिव्यापन द्वारा विस्थानीकृत हो जाता है। अतः हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन पर उपस्थित आबंधी इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बोक्सिलिक समूह के पाई तंत्र के साथ अंतःक्रिया द्वारा एकल व द्विबंध को प्रभावित करते हैं। यानी कि C डबल बॉन्ड O बंध के एकल बंध के गुण आ जाता है, जबकि CO बंध में द्विबंध के गुण आ जाते हैं। अब इस प्रकार कार्बोक्सिल समूह के कार्बोनिल कार्बन एल्डिहाइड व कीटोन की अपेक्षा कम इलेक्ट्रॉन स्नेही हो जाता है। इसे कार्बोक्सिल समूह की अनुनादी संरचनाओं से भी समझ सकते हैं। आप यहाँ पर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करके गए और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, जहाँ का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी कि इस तरह की ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। और संरचना यदि हम बी और सी में आवेश प्रतिकरण है, इस कारण इसका स्थायित्व कम हो जाता है। क्यों हो जाता है कम? क्योंकि आप इसके अंदर देखिए कि ऑक्सीजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यदि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं। अब हम बात करते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि जिसमें एक ही कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होगा उसको हम कहेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे देखिए जनरल फॉर्मूला हम देखेंगे इसका, तो क्या होगा, हमारा जनरल फॉर्मूला RCOOH है। इसी तरह से देखिए ये आपका एसिटिक एसिड है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें R आपका कोई भी एलिफेटिक समूह हो सकता है, कोई भी एलिफेटिक ग्रुप हो सकता है और यदि वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हम कहेंगे कि ये एरोमेटिक एसिड्स हैं। अब हम बात करते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से बनाए जाते हैं, यानी इनकी प्रिपरेशन देखें तो फर्स्ट है हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। यदि हम प्राइमरी अल्कोहल का यदि हम ऑक्सीडेशन करें तो सबसे पहले वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद वो एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और ये बच्चों अपन पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने अल्कोहल पढ़ा था। अब सिंपल सा नीचे आप यहाँ देखिए, हमने यहाँ पर अल्कोहल लिया है जिसकी हम जिसकी रिएक्शन हम Na2Cr2O7H2SO4 की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें एल्डिहाइड मिल रहा है जिसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कराने पर हमें एसिड मिल रहा है और यदि हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमें हाइड्रेटेड फॉर्म मिलता है एल्डिहाइड का, जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन से हमें एसिड देता है। अब हम जॉन्स रिएजेंट की बात करें तो जॉन्स रिएजेंट क्या होता है कि इस अभिकर्मक को क्रोमिक अम्ल का एसीटोन में तनु विलयन है। यह एक अभिकर्मक की सीमित मात्रा प्रयुक्त की जाए तो अल्कोहल का ऑक्सीकरण हम एल्डिहाइड में कर देते हैं और उसके बाद में यदि एक्सेस में किया जाए तो हमें एसिड प्राप्त होता है। इसी तरह से पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC की प्रेजेंस में यदि हम इसका ऑक्सीडेशन कराएं, माइल्ड ऑक्सीडेशन कराएं, तो हमें क्या मिलता है, तब भी हमें एल्डिहाइड मिलता है। यानी कि इस अभिकर्म में क्रोमियम ट्राईऑक्साइड तथा HCl सामान्य रूप से पिरीडीन में घुले होते हैं और यह एक निर्जलीय अभिकर्मक है, यानी इसमें जल नहीं होता है। इस कारण एल्डिहाइड जल योजित नहीं हो पाता है तथा अल्कोहल का ऑक्सीकरण केवल एल्डिहाइड में ही करता है और यह अभिकर्मक जो होता है वो एल्डिहाइड को पुनः ऑक्सीकृत नहीं करवाता। तो PCC कार्बोनिक विलायकों के में विलय तथा अल्कोहल में उच्च सदस्य जो ऑक्सीकृत करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यदि हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो आप यहाँ पर ये देखिए कि सबसे पहले क्या होगा, जो अल्कोहल है वो की क्रोमिक अम्ल के साथ क्रिया से हमें क्रोमेट एस्टर बनता है। ये रहा आपका क्रोमेट एस्टर बना और ये क्रोमेट एस्टर से क्या आप कैसे बनेगा, इसमें से एक जल का अणु निकल जाएगा। सेकंड स्टेप के अंदर आप देखिए क्या होता है, इस पद में विलोपन अभिक्रिया यानी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और एक जल का अणु क्षार की तरह व्यवहार करेगा और इसके फलस्वरूप CO बंध का सृजन होगा। अब यहाँ पर देखिए O2 है, यहाँ से
इस पे रिएक्ट करेगा और यहाँ से क्लीवेज होके आप यहाँ पर देखिए ये आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया और ये आपका पूरा ग्रुप रिएजेंट अलग हो गया है। यदि इस प्रकार अभिक्रिया में उत्पाद का बनना हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पर भी निर्भर करता है कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस पे प्रेजेंट है, क्योंकि अल्फा कार्बन पर स्थित हाइड्रोजन परमाणु के विलोपन के फलस्वरूप ही CO बनता है। अतः द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन प्राप्त होता है, यानी कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब इसमें थर्ड पद क्या है कि प्राप्त एल्डिहाइड की जल से क्रिया करके जलयोजित एल्डिहाइड बनाता है, जो क्रोमिक अम्ल से क्रिया करके क्रोमेट एस्टर बनाता है और क्रोमेट एस्टर जो है वो ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। यहाँ पे आप मैकेनिज्म देखिए इसकी कि आपका ये कीटोन है, वाटर से रिएक्शन करके एल्डिहाइड हाइड्रेट बनाया, फिर हमने रिएजेंट लिया, रिएजेंट क्रोमेट एस्टर बनाया और क्रोमेट एस्टर के बाद में हमें एसिड मिल गया। सेकेंड रिएक्शन है इसकी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइडों को हम आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत किया जा सकता है, क्योंकि एल्डिहाइड प्राथमिक अल्कोहल की अपेक्षा आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, इसलिए ऑक्सीकरण प्राथमिक अल्कोहल को ऑक्सीकृत करते हैं। इन्हें एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने फर्स्ट देखिए आप Na2Cr2O7 पहले पढ़ाया अपन ने, यहाँ पे सीधा एसिड में कन्वर्ट हो गया। और सेकंड है कि एल्डिहाइड की टॉलेंट के साथ, टॉलेंट रिएजेंट जो है, टॉलेंट रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम टॉलेंट रिएजेंट कहते हैं। इसकी प्रेजेंस में यदि हम रिएक्शन करवाएंगे तो भी हमें एसिड मिलता है, यानी कि हम टॉलेंट रिएजेंट से रिएक्शन कराकर भी एसिड प्राप्त करते हैं। टॉलेन अभिकर्म में Ag ऑक्सीकारक है, जो कि धात्विक सिल्वर से अपचयित हो जाता है। ये टॉलेन परीक्षण भी कहलाता है बच्चों, आप लैब के अंदर करते हैं इसको। और इस परीक्षण में परखनली के अंदर एक धात्विक सिल्वर चमक बन जाती है। पूरा आपका सिल्वर मिरर आपको जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं गर्म करने के बाद, हीट करने के बाद, तो पूरी टेस्ट ट्यूब पे हमें सिल्वर मिरर दिखाई देता है। अब अगली रिएक्शन है हमारी नाइट्राइल का साइनाइड के जल अपघटन से, यानी कि यदि हम नाइट्राइल या साइनाइड को अम्ल या क्षार के जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर इसका जल अपघटन हो जाता है, हाइड्रोलिसिस होगा, वाटर हाइड्रो, जिसके फलस्वरूप हमें नाइट्राइल या साइनाइड कार्बोक्सिलिक अम्लों में परिवर्तन हो जाता है। नाइट्राइल के जल अपघटन में अमाइड मध्यवर्ती की तरह काम करता है। तो आप यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पर साइनाइड लिया है, जिसको हम हाइड्रोलिसिस करने पर हमें अमाइड मिला है, जिसके फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर हमें एसिड प्राप्त होता है। यदि हम इसकी एसिड कैटलिस्ट मैकेनिज्म देखें, आप ये देखिए कि साइनाइड है, प्रोटोनेट होता है, प्रोटोनेट होके क्या बना रहा है ये, सबसे पहले नाइट्राइल के नाइट्रोजन का प्रोटोनीकरण करते हैं, इससे नाभिक नहीं आक्रमण के प्रति इसका सुग्राही बना देता है, यानी कि आराम से फर्दर रिएक्शन करेगा। सेकेंड स्टेप के अंदर आप ये देखिए कि प्रोटोनिकेट नाइट्राइल का जल का आक्रमण होता है, ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल इस पर अटैक कर रहा है। और थर्ड स्टेप के अंदर बच्चों, ये रहा थर्ड स्टेप आपका, थर्ड स्टेप में नाइट्रोजन के अधिक क्षारकीय होने के कारण बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है नाइट्रोजन, तो ये प्रोटोन होने के कारण प्रोटोन का ऑक्सीजन के नाइट्रोजन पर स्थानांतरण हो जाता है, यानी कि एक प्रोटोन कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास में। अब आप इसका फोर्थ स्टेप देखिए कि प्रोटोनीकृत अमाइड का विप्रोटोनीकृत हो जाता है, यानी कि उसमें से एक प्रोटोन निकल जाएगा। और इस तरह से इस अभिक्रिया में अब देखिए अमाइड फॉर्मेशन हाइड्रोलाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्विंग फॉलोइंग सीक्वेंस। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि अब जो ये आपका अमाइड है ये प्रोटोनेट होगा, किस पे अटैक करेगा, ये इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट किया, उसके बाद इस पे वाटर मॉलिक्यूल ने अटैक किया, जिस कार्बन के ऊपर अटैक करा है, कार्बन के ऊपर देखिए यहाँ से एक प्रोटोन निकल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने के बाद वापस से एक प्रोटोन अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, इसको प्रोटोनेट करेगा, और यहाँ से यहाँ पे वापस से एक प्रोटोन निकल जाएगा, यहाँ से NH3 ग्रुप निकल जाएगा। अब आती है बेस कैटलिस्ट रिएक्शन। चार उत्प्रेरित जल अभिक्रिया निम्न तरह से होती है बच्चों। पहला तो क्या होता है कि नाइट्राइल समूह से कार्बन पर हाइड्रोक्सिल आयन का आक्रमण होता है। यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप अटैक कर रहा है, जिससे हमें क्या मिला, नाइट्रोजन का जल से प्रोटोन ग्रहण करना। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, वाटर से प्रोटोन ले लेगा, ये देखिए NH बन गया यहाँ पे। थर्ड स्टेप के अंदर क्या, हाइड्रोक्सिल समूह का प्रोटोन का त्यागना, यानी कि यहाँ से एक प्रोटोन निकल जाएगा। और फोर्थ स्टेप में क्या होगा, नाइट्रोजन द्वारा जल से प्रोटोन ग्रहण कर लेना, यानी कि ये जो प्रोटोन है यहाँ से ग्रहण करेगा और यहाँ पर हमें अमाइड प्राप्त हो जाएगा।
अब इसकी जो मैकेनिज्म है, यानी इस प्रकार जो अमाइड मिलता है उससे वो किस तरह से एसिड में कन्वर्ट होगा, इसे देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए बेस है, कहाँ किस कार्बन पे यहाँ पर अटैक कर रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ गया, वापस से OH ग्रुप आया। अब इससे आप यहाँ सेकंड स्टेप के अंदर देखिए, यहाँ पर NH2 है, ये ऑक्सीजन से प्रोटॉन निकल गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ से नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, यहाँ से अमोनिया निकल जाएगी और फर्दर वाटर मॉलिक्यूल आएगा और हमें यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन देखने को मिलता है। नाइट्राइल सामान्यतः एल्किल हैलाइड तथा साइनाइड आयन की अभिक्रिया से, यानी SN2 से प्राप्त होते हैं, और SN2 क्रियाविधि द्वारा प्राप्त होते हैं, और एल्किल हैलाइड के कार्बोक्सिल अम्ल बनाने की सर्वोत्तम विधि, इस विधि को 2 पदों में होती है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कि हमारा एल्काइल हैलाइड इसकी CN से रिएक्शन करवाई है, तो ये साइनाइड में कन्वर्ट हुआ, जिसके हाइड्रोलिसिस से हमें एसिड प्राप्त हुआ। तो बच्चों ये तो कुछ अभिक्रियाएं थी कि कैसे हम एसिड को प्राप्त कर सकते हैं। अभी कुछ और रिएक्शंस भी बची हुई है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।